सो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन साउथ इंडिया। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट चालुक्यास एंड पल्लवास। नेक्स्ट किंगडम है आपका द पांड्यास। द किंगडम ऑफ पांड्यास एस्टैब्लिश इन द 7th century CE। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे आप कांचीपुरम टेम्पल की एक पिक्चर देख सकते हैं। So, next is art and architecture. The rulers of southern kingdoms were not only great warriors but also great pattern of art and architecture. हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है समीर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएवियंस हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया को पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसे हम आज के ही वीडियो में पूरा कवर अप कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल्स के नोट्स तथा ट्यूटोरियल्स। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर की एक प्रीव्यू देख लेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन से स्मॉल किंगडम्स राइज हुए, इनमें से दो किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है चोलास एंड सेकंड इज पांड्यास। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। उस टाइम पे साउथ इंडिया में गवर्नेंस कैसा हुआ करता था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 6 टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इकॉनमी, थर्ड सोसाइटी, फोर्थ रिलीजन, फिफ्थ एजुकेशन एंड लास्ट एंड सिक्स्थ इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन सभी को हम चैप्टर में एक एक करके अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब हमारा बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया। चैप्टर नंबर 11 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। The medieval era of 500 years, 700 to 1200 CE, saw some important developments in southern India. Many regional kingdoms rose and fell. Ashoka edicts mention 3 main kingdoms of Cholas, Pandyas and Cheras. So जो 500 का medieval era रहा है, यानी कि 700 CE से 1200 CE में, उसमें साउथ इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे किंगडम्स आए और चले गए। अशोका के जो एडिक्ट्स थे उन्होंने 3 मेन किंगडम्स को रिप्रेजेंट किया। पहला है आपका चोलास, सेकंड आर चेरास एंड थर्ड आर पांड्यास। इन द लेटर पीरियड द किंगडम्स ऑफ चालुक्यास एंड पल्लवास रोज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर धीरे धीरे चालुक्यास और पल्लवास जो है पावर में आए और उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। The Rashtrakutas ruled over the northern part of Deccan during that time. So उस टाइम पे राष्ट्रकूटास जो थे नदर्न पार्ट ऑफ डीकन पे रूल किया करते थे। राष्ट्रकूटास के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लेट अस स्टडी अबाउट चोलास एंड पांड्यास इन डिटेल नाउ। अब हम चोलास और पांड्यास को डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आते हैं आपका चोलास। In class 6, we have studied about Chalukyas, Karnataka and Pallavas, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The beginning of medieval period saw the expansion and the rise of Chola Empire. They defeated the Pallava kings and other local rulers. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, parts of Southeast Asia, islands of Maldives and Lakshadweep, and helped in the spread of Indian culture to the foreign countries. So हमने क्लास 6 में पढ़ा था चालुक्यास और पल्लवास के बारे में। मेडिएवल पीरियड की जब शुरुआत हुई तब जो चोला एम्पायर था वो काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा था। उन्होंने पल्लवा किंग्स को डिफीट किया तथा और भी लोकल रूलर्स को वॉर में हराया। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई और श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और मालदीव्स एंड लक्षद्वीप को भी कॉन्कर कर दिया, जिस कारण फॉरेन नेशंस में इंडियन कल्चर काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ, Chola kingdom extended from Nellore to Pudukkottai and Mysore to Madras, now Chennai. जो चोला किंगडम था वो नेल्लोरे से पुडुकोटा तक एक्सटेंडेड था, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो वो मैसूर से मद्रास तक फैला हुआ था। मद्रास को हम आज के टाइम में चेन्नई के नाम से जानते हैं।
The father of Chola was Vijayalala, who was defeated Pallavas. His grandson Prantaka I defeated the Pandya kings of Madurai and ruled for 46 years 907 to 953 CE. So जो चोला एम्पायर के फाउंडर थे वो विजयलाला थे जिन्होंने पल्लवास को डिफीट किया. उनके ग्रैंडसन ने जो है पांड्या किंग्स को डिफीट किया मदुराई और 46 ईयर्स तक अपना शासन चलाया, यानी कि 907 से लेकर 953 CE तक. The Chola Empire rose as the supreme power under the greatest king, Chola king Raja Raja I, 1012 to 1044 CE. जो चोला एम्पायर था वो अपनी पीक पे ग्रेटेस्ट चोला किंग यानी राजा राजा वन के अंडर था, जिन्होंने 1012 से लेकर 1044 CE तक रूल किया. He pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Venigi and captured Kerala and Madurai. So उन्होंने 14 ईयर्स तक अपना एम्पायर एक्सपैंड किया और उन्होंने चालुक्य किंगडम ऑफ वेनिगी तथा केरला एंड मदुराई को भी कैप्चर कर लिया. He also built the famous temple of Rajirajeshwara at Tanjore. The walls of the temple depict his conquest. So उन्होंने राजा राजेश्वरा टेम्पल भी बनाया जो तंजौर में लोकेटेड है. जो उस टेम्पल की वॉल्स है उसमें उसके कॉन्केस्ट के बारे में बताया गया है फ्रॉम पिक्चर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ. राजा राजा वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सोन राजेंद्र चोला हु रूल्ड फॉर 28 ईयर्स. राजा राजा वन जो था उन्होंने अपने सन को आगे अपनी थ्रोन दी, यानी कि राजेंद्र चोला जिन्होंने 28 ईयर्स तक अपना शासन किया. He expanded his territories over Andaman Nicobar Islands, Sumatra, Malaya, Pegu. उन्होंने भी अपनी टेरिटरीज को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पेगू, मलया और सुमुत्रा तक एक्सटेंड किया. He defeated the Pala king of Mahapali of Bihar and Bengal. He took the title of Gangokondi, victor of Ganga. So उन्होंने बिहार के किंग महिपाला को डिफीट किया और बंगाल और बिहार पे अपना शासन कब्जा जमा लिया और उन्होंने एक टाइटल लिया गंग आ कोंदरी, यानी कि विक्टर ऑफ गंगा का. नेक्स्ट पैराग्राफ. कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट 1279 CE. द राइज ऑफ हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर गेव द फाइनल ब्लो टू द चोला डायनेस्टी. सो जो कांस्टेंट वॉर्स होते रहे और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण चोला एम्पायर जो है वो 1279 CE में डिसइंटीग्रेट हो गया और विजयनगर किंगडम ने फाइनली चोला डायनेस्टी को हरा के अपना शासन जमा लिया. सो विजयनगर किंगडम के बारे में आप जो है आपके चैप्टर 14 में आप रीजनल पावर्स में विजयनगर एम्पायर के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे. सो आपका नेक्स्ट है डू यू नो. राजा राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल. राजा राजा ने जो है वेदास का मैसेज स्प्रेड किया अमंग कॉमन पीपल. नेक्स्ट द किंग परफॉर्म्ड अश्वमेधा यंजन्स टू सेलिब्रेट द कॉन्क्वेस्ट. जब भी किंग कोई टेरिटरी कॉन्कर करता था उसे सेलिब्रेट करने के लिए वह अश्वमेधा यंजन्स किया करते थे. सो नेक्स्ट है आपका द पांड्यास. द किंगडम ऑफ पांड्या वॉज एस्टैब्लिश इन द 7th century CE. दे रूल्ड ओवर मदुराई एंड द पार्ट्स ऑफ तंबाकोर. इट इज रिपीटेड टू द मोस्ट एंशियंट ऑफ द तमिल स्टेट्स. सो जो पांड्यास थे उन्होंने अपना किंगडम 7th century CE में एस्टैब्लिश किया. उन्होंने मदुराई और तंबाकोर के कुछ पार्ट्स पे रूल किया. यह जो थे यह सबसे एंशियंट तमिल स्टेट्स में से एक है. Kandugori started the Pandya rule. His son Maruvaram Avni Shulmani came into the conflict with the Pallavas. He aligned with the Cholas and defeated the Pallavas. So जो कंडुगोरी थे उन्होंने पांड्या किंगडम एस्टैब्लिश किया. वो फाउंडर थे पांड्या किंगडम के. उनके सन ने जो है वो पल्लवास के साथ फाइट किया और वो चोलास के साथ एलाइड थे. उन्होंने पल्लवास का डिफीट कर दिया. द पांड्यास कैरिड ऑन फ्रीक्वेंट वॉर्स विद श्रीलंका. उन्होंने श्रीलंका के साथ भी बहुत सारे वॉर्स लड़े. इन द 11th century they were compelled to submit to the supremacy of the mighty Cholas. 11th century में चोलास ने उनके किंगडम के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया. बट इन द 13th century they asserted their independence again under
Julawaram Sundra Pandya, who ruled for 1200 to 51 CE से लेकर 1272 CE तक। पर फिर 13th सेंचुरी में उन्होंने चोलास से दोबारा इंडिपेंडेंस गेन की और जालारामन सुंदरा पांड्यास जो थे उनके इंडिपेंडेंस के बाद पहले किंग बने जिन्होंने 1251 CE से लेकर 1272 CE तक रूल किया। ग्रेजुअली द पांड्यास बिकेम लीडिंग पावर्स इन द साउथ। धीरे धीरे कर पांड्यास जो थे वह लीडिंग पावर बन गए साउथ में। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनफॉर्चुनेटली अ सिविल वॉर ब्रोक अमाउंट नंबर्स ऑफ कंटेंडर्स to the seal to the fate of this kingdom. The Muslim invaders plundered and looted the kingdom and made it weak. अब पांड्यास जो थे उनके किंगडम में अनफॉर्चुनेटली एक सिविल वॉर आ गया जिस कारण उनका किंगडम कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने उनका किंगडम में से बहुत सारा सोना वगैरह चुरा लिया जिस कारण वह और भी वीक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन। The king was the head of state. His office was hereditary. His prime duty was to protect the people from internal disturbance or external attacks. The rights of the kings were unlimited. The central administration was divided into different departments. The king ran the administration with the help of ministers. The kingdom was divided into provinces. Each province was under control of an official who worked according to the instructions of a king. जो किंग जो था वो स्टेट का हेड था, उसका ऑफिस जो था वो हेरिडिटरी था। किंग की प्राइम ड्यूटी हुआ करती थी कि वह अपने लोगों को बाहर के और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचा कर रखे। किंग्स के जो राइट थे वो अनलिमिटेड थे, वह कुछ भी कर सकता था, किसी भी टाइम कर सकता था। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। जो किंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन को मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ रन किया करता था। जो पूरा किंगडम था उन्हें प्रोविंसेस में बांटा गया था। हर एक प्रोविंस एक ऑफिशियल के कंट्रोल में था जो किंग्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम किया करता था। नेक्स्ट, इकोनॉमी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. इट वाज फिक्स्ड एट द 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स. The economic condition of the people was good. Agriculture, trade and weaving were the chief occupations of the people. The irrigation facilities were well developed which increased the agriculture yield. The Chola rulers spent a major part of their income on public welfare. So जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। चोला रूलर्स ने फिक्स किया था कि 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वह फार्मर उन्हीं को देगा। जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड और वीविंग जो थे पीपल के मेन ऑक्यूपेशंस थे। जो इरिगेशनल फैसिलिटीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी जिस कारण एग्रीकल्चर नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच पाया। जो चोला रूलर्स थे वह अपना मेजर पार्ट ऑफ इनकम पब्लिक वेलफेयर में स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट है सोसाइटी। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट ridden like the North India. The Brahmin priestly classes and the Kshatriyas warrior classes dominated the lower classes. The peasants styled the land which belongs to the rulers of the temples. So जो सोसाइटी थी वो नॉर्थ इंडिया की तरह ही साउथ इंडिया में भी कास्टिज्म पे बेस्ड थी। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे वे लोअर क्लासेस के लोगों को डोमिनेट किया करते थे। लोअर क्लासेस के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ठीक है, जो पीजेंट्स थे वह टाइल कर लेते थे लैंड को जो रूलर्स और टेम्पल से बिलोंग किया करता था। नेक्स्ट, रिलीजन played an important role in the life of people of South India. Buddhism and Jainism were not popular there. Hinduism was the most popular religion. Vedic sacrifices were quite common. The cult of Lord Vishnu and Lord Shiva also became important during this time. Kanchipuram was an important center of studies of Sanskrit and regional languages like Tamil. It was also a center of a pilgrimage for Hindu devotees. जो रिलीजन था वो साउथ इंडिया के लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। जैसे आपने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी पॉपुलर थे, पर यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ही कम पॉपुलर थे। हिंदुइज़्म जो था वो सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन था। वैदिक सेक्रीफाइसेस भी काफ़ी कॉमन थे। जो कल्ट था लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा का वो काफ़ी कॉमन बन गया।
जो कांचीपुरम था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल की स्टडीज़ का। वह एक प्रिविलेज सेंटर ऑफ प्रिविलेज भी था हिंदू डिवोटीज के लिए। सो यहाँ आप कांचीपुरम टेम्पल की एक फोटो भी देख सकते हैं। The Bhakti saint preached the teachings of the epics of Ramayana and Mahabharata. The epics were translated into many South Indian languages. Many great literacy works were written during this period. So जो भक्ति सेंट्स थे वो रामायण और महाभारत की टीचिंग्स कॉमन लोगों में शेयर किया करते थे। जो एपिक बुक्स थी संस्कृत से वह बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। बहुत सारे लिटरेसी वर्क्स जो थे वह इस पीरियड के दौरान लिखे गए। नेक्स्ट है एजुकेशन। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। Each temple had an attached matha which provided free education, boarding and lodging to the students. Some temples emerged as a leading cultural centers where fairs, concerts and other cultural activities were organized. Though Sanskrit continued as the language of scholars, Tamil, Kannada and Telugu were also progressed. So जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स थे वह वर्शिप के एक प्लेस नहीं थे पर वह कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। हर एक टेम्पल के साथ एक मट्ठा अटैच होता था जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया करता था फॉर द स्टूडेंट्स। हर एक टेम्पल जो है कुछ टेम्पल्स जो है वह कल्चरल सेंटर्स की तरह एमर्ज हुए जहाँ पर मेले, कॉन्सर्ट्स और बहुत सारी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती थी। संस्कृत जो है वह स्कॉलर्स की लैंग्वेजेस हुआ करती थी पर कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु भी जो थी वो प्रोग्रेस हुई। नेक्स्ट, डू यू नो द फेमस सेंट्स ऑफ द फिलोसफर्स ऑफ दिस पीरियड वर शंकराचार्य एंड रामानुजा। सो जो फेमस स्कॉलर्स थे एंड फिलोसफर्स थे इस पीरियड के वो थे शंकराचार्य एंड रामानुजा। Next, art and architecture. The rulers of southern kingdoms were not only great warriors but also the great patterns of art and architecture. They built a number of important temples. The large rock cut temples at Mahabalipuram and Kaleshnath were built in the 8th century. The Shiva temple at Tanjore and the bronze statue of Nataraja became the examples of Chola art. So, जो सदर्न इंडियन के किंगडम्स थे उनके किंग्स ग्रेट वॉरियर्स तो थे ही पर वह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी बहुत बड़े पैटर्न्स थे। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ड किए। जो लार्ज रॉक का टेम्पल्स है महाबलीपुरम और कैलेशनाथ के वो 8th सेंचुरी में बनाए गए। जो शिव टेम्पल तंजौर में लोकेटेड है और नटराजा का ब्रॉन्ज स्टैचू चोला आर्ट के फाइन एग्जाम्पल्स थे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।